ओके, तो आज हम बात करेंगे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर एक चीज हमने ऑलरेडी डिराइव कर दी है कि एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। एफ से डिनोट करेंगे कैपिटल एफ से। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कितना लग रहा है, m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द ट्रैक अराउंड विच इट इज मूविंग। ओके, यूनिफॉर्म मोशन के साथ ये चल रहा है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ऑलराइट, तो अब हम देखेंगे इसके डिफरेंट केसेस जो है सर्कुलर मोशन है, इसके डिफरेंट केसेस। पहला हम देखेंगे कि अगर एक व्हीकल जो है वो एक फ्लैट रोड पे ट्रेवल कर रहा है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग अ लेवल सर्कुलर ट्रैक। लेवल मतलब हॉरिजॉन्टल है, इसमें कोई भी इंक्लिनेशन नहीं है। ओके, ये मान लो हमारे पास एक सर्कुलर रास्ता है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v। ओके, इस रेडियस का जो इस ट्रैक का जो रेडियस है वो कितना है, वो मान लो वो है r। ओके, तो ये मान लो ये हमारे पास कितना है, इसका वैल्यू r। ऑलराइट, अब हमें ये देखना है कि इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगता है म्यू जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, आर जो है ये हमारे पास रेडियस ऑफ ट्रैक, रेडियस ऑफ ट्रैक। एम मान लो ये है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। वी जो है ये है स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो अगर आप देखोगे इस ऑब्जेक्ट को, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, इसकी एपीडी बनाऊंगा मैं यहाँ पे। इसके ऊपर नीचे की तरफ एक वेट वो तो लगेगा ही लगेगा, mg। वेट का एक नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन ऐसे। अब सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बेसिकली मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, कॉन्सेप्ट वाइज क्या चीज है कि अगर आप देखोगे इसको सर्कल में घूमने के लिए इट नीड्स अ फोर्स टू चेंज इस डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो अगर आप इस फ्रेम में हो, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा जैसे आप इस गाड़ी में, वो गाड़ी गोल घूमती है, आपको धक्का लगता है बाहर की तरफ। ओके, तो आपके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये लगेगा इसके ऊपर बाहर की तरफ। वैल्यू कितना होगा इसका, दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, उतना ही जितना सेंट्रीपिटल फोर्स पे लग रहा है। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम क्या है कि ये इसके ऊपर धक्का लगता है, ये धक्का जो है ये गाड़ी को इस रोड से ऑफ करना चाहता है, लाइक आपकी गाड़ी स्किड होनी चाहती, मतलब हो जाएगी बाहर इस फोर्स की वजह से। तो उस स्किड को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास एक फोर्स लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, जो इसको बाहर इस वाले डायरेक्शन में आगे पीछे तो मूव करे, इस वाले डायरेक्शन में इसको रोक के रखती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन ही लग रहा है। तो यहाँ पे लग रहा है हमारे पास एम ओ वी स्क्वायर अपॉन आर बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड, और उसको बचाने के लिए हमें फ्रिक्शन लगेगा टायर्स के ऊपर अलोंग हॉरिजॉन्टल, नॉट फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये अगर आपके पास टायर है, ओके, तो इस टायर के ऊपर ऐसे लग रहा है सेंट्रीपिटल फ्यूगल फोर्स, तो ऐसे लग रहा है फ्रिक्शन। ओके, ऐसे मान लो ये टायर है, ऐसे ये बाहर की तरफ स्किड हो जाता है, तो अगर ये मोशन बाहर की तरफ होगी तो फ्रिक्शन लगेगा, अंदर की तरफ तो ये लग रहा है फ्रिक्शन। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एफबीडी से हमें पता चलेगा कि एन जो है mg के बराबर, ना तो ऊपर नीचे जा ही नहीं रहा है। और अगर हम चाहते हैं कि ये वैल्यू, ये जो बॉडी है ये स्किड ना हो जाए रोड से, रोड पे ही बनी रहे, इसको मतलब रोड से ऑफ ना हो जाए, तो व्हाट इज द कंडीशन टू प्रिवेंट स्किडिंग ऑफ द skidding of the vehicle off the road। तो हमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए
कि ये फ्रिक्शन जो अंदर की तरफ लग रहा है इट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू किससे, mv²/r। इनडायरेक्टली हम ऐसा लिखेंगे कि mv²/r मस्ट बी लेस और इक्वल टू द फ्रिक्शन का वैल्यू कितना लग रहा है, सिंपल। बट वी नो कि ये जो फ्रिक्शन है ये किसके बराबर है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। ओके, नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास mg के बराबर है, तो हम लिखेंगे इट इज म्यू टाइम्स m इंटू जी। ये आ गया फ्रिक्शन, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लो तो हमारे पास आ जाएगा क्या, mv²/r लेस और इक्वल टू किससे, म्यू mg से, m एंड m कैंसिल आउट, तो v² जो है ये आ गया लेस और इक्वल टू म्यू इंटू जी इंटू r। तो व्हाट शुड बी द वेलोसिटी, दैट इज अंडर रूट ऑफ म्यू जी r। कम से कम ये आ गया, वेलोसिटी शुड बी लेस और इक्वल टू दिस मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू की। अगर आप एक रोड पे जा रहे हो विद फ्रिक्शन, ऑफ कोर्स फ्रिक्शन होगा ही होगा, तो व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी अगर आप उस कर्व में जा रहे हो, ताकि आप कर्व क्रॉस भी करो और आपकी गाड़ी सिकड़ भी ना हो जाए। तो मैक्सिमम, ये तो कम से या इतना हो या इससे कम, तो मैक्सिमम कितना वैल्यू हो सकता है, इसके बराबर, दैट इज अंडर रूट ऑफ म्यू इंटू जी इंटू आर। सी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। बड़ी ट्रक के लिए भी सेम वेलोसिटी होगी और छोटे से बाइसिकल के लिए भी क्या होगी, सेम वेलोसिटी होगी। ऑलराइट, सो दिस इज द वेलोसिटी with which a vehicle will move along a curved track and pass the track successfully without getting skidded off from the road. Alright, तो ये है, मगर रोड कौन सा है, लेवल वाला रोड, इसमें कोई इंक्लिनेशन नहीं है, कोई टेढ़ा रोड नहीं है, स्ट्रेट ऐसे गोल गोल रास्ता है। ओके, तो ये है हमारे पास कौन सा, वेलोसिटी कितनी कंडीशन होनी चाहिए, क्या वैल्यू होनी चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर ये अब ऐसे रोड स्ट्रेट, जब भी आप देखोगे कर्व्ड रोड जो होते हैं, उन रोड्स में एक टेक्निक लगाई जाती है, एक इंजीनियरिंग लगाई जाती है कि उनको बाहर वाले साइड जो है उनको किया जाता है क्या, थोड़ा इंक्लाइन किया जाता है, जिसको आप बैंकिंग का रोड बोलते हो। अगर आप देखोगे जो कर्व पे रोड होते हैं वो बाहर वाले साइड थोड़ा सा इंक्लाइन होते हैं, अंदर वाले साइड जो है थोड़ा सा नीचे दबे जैसे होते हैं। ओके, they are provided to prevent this skidding। okay, क्योंकि ये स्पीड जो हमने अभी इक्वेशन निकाली है, it comes out to be a very small value। तो कभी कभी फास्ट मूविंग व्हीकल्स होते हैं, उनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो नेक्स्ट देखेंगे हम क्या, motion of object along a banked road, banked track या banked road। banked road मतलब क्या होता है, एक साइड से इंक्लिनेशन। ऑलराइट, उससे क्या होता है देख बताऊंगा अभी। मान लो ये आपके पास फ्लैट रास्ता है, मगर ये जो रोड है ये थोड़ा सा बाहर वाले साइड इंक्लाइन होता है। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि जब भी ये ऑब्जेक्ट, देखो दो केसेस बताऊंगा मैं। एक फ्लैट है, ये ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है मोशन में, आगे की तरफ मूव कर रहा है। ओके, तो अब कर्व में जाने के लिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा कहां से, ओके, या तो इसको स्लो डाउन स्पीड करनी है फ्रिक्शन की मदद से, आस्ते आस्ते आगे जाना। अगर ये थोड़ा सा फास्ट रखेगी तो जब हम इसको इंक्लाइंड रोड पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले केस में ये वेट पूरे का पूरा डाउनवर्ड लग रहा है, इधर भी वेट डाउनवर्ड लग रहा है, मगर इस वेट के दो कंपोनेंट आते हैं, एक आता है कोसाइन कंपोनेंट, एक आता है साइन कंपोनेंट। ये जो साइन कंपोनेंट है ये लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस कर्व ट्रैक, ये जो कर्व ट्रैक। तो इस वाले केस में ऑलरेडी इसके बॉडी का एक कंपोनेंट ऐसा बन जाता है जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां पे ऐसा केस नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स द रोड्स आर इंक्लाइंड एलिवेटेड ऑन द आउटर एज एट द कर्व्स, जिसको हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड्स। इस बैंकिंग ऑफ रोड्स के केस में देखिए कि ये जो अभी हमने केस पढ़ लिया है इसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा। मान लो कि ये है हमारे पास एक इंक्लाइंड रोड, थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा, इतनी इंक्लिनेशन नहीं होती है,
बट आपको बताने के लिए क्या कि इसमें इंक्लिनेशन इतनी है। ये इस बैंक रोड पे है हमारे पास एक व्हीकल, हम फिलहाल एक ऑब्जेक्ट डब्बा जैसा बनाएंगे, ओके। और इसका जो एंगल ऑफ बैंकिंग जो है वो मान लो थीटा है। थीटा जो है ये है एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग मतलब यहाँ पे बैंक नहीं बल्कि यहाँ पे इंक्लिनेशन। ऑलराइट, इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स देखो, अभी ये सर्कुलर रोड का रेडियस ऐसा, ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम रहा है। जब ये ऐसे घूमेगा तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ। मान लो अभी जो रोड था उसी को हमने टेढ़ा थोड़ा कर लिया, तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो कहां लगेगा, रेडियली आउटवर्ड्स, ओके। तो कितना लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाद में देखेंगे। फिलहाल इसके ऊपर पहले वेट देखेंगे, नीचे की तरफ लग रहा है कितना, mg वेट लग रहा है। ये वाला जो कंपोनेंट है अगर ये देखेंगे थीटा है, तो ये भी एंगल कितना है थीटा, तो ये लगेगा mg, सॉरी पहले ये देखेंगे जो वैल्यूज पता है हमें, mg cos ऑफ थीटा। इस डायरेक्शन में लगेगा एक फोर्स जो है कौन सा, mg sin ऑफ थीटा। अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा हमारे पास क्या, नॉर्मल रिएक्शन, ओके। इसके अलावा हमारे पास और एक फोर्स लगेगा जो कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो लगेगा किस डायरेक्शन में, अगर इसके ऊपर फोर्स लगेगा कहां लगेगा, बाहर की तरफ, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो फ्रिक्शन लगेगा अंदर की तरफ। ये है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। इस फ्रिक्शनल फोर्स को भी आप रिजॉल्व करोगे, एक नीचे वाला कंपोनेंट एक ऊपर वाला कंपोनेंट, इसी डायरेक्शन में मान लो फ्रिक्शन है। ये अगर एंगल थीटा है, ये जो है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है, ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ओके। तो इसको इधर अब बीडी बनाएंगे हम, कि ऐसे ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, अलग से बीडी बनाएंगे। वहां पे अगर मैं दूसरी लाइन बनाऊंगा तो आपको ये एंगल समझ नहीं आएगा। ये है नीचे वाली डायरेक्शन में कौन सा, mg sin ऑफ थीटा, ओके। ये लग रहा है डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में क्या, mg cos ऑफ थीटा। ये जो एंगल है यहाँ पे ये हमने बोला ये थीटा है, ओके। और ये जो फ्रिक्शन लग रहा है फोर्स, वो फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है इसी डायरेक्शन में। इस वेक्टर को थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ये है हमारे पास mg sin थीटा, और इसी डायरेक्शन में लग रहा है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स। क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। और ये फ्रिक्शनल फोर्स के दो कंपोनेंट्स निकल आ जाएंगे। अगर आप ये फ्रिक्शनल फोर्स देखोगे, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको नीचे लिखेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे आएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे आ जाएगा, ओके। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है, तो ये जो है ये हमारे पास आ गया f cos ऑफ थीटा, ये आ गया हमारे पास f sin ऑफ थीटा। तो f को आप हटा दो, f की हमें जरूरत ही नहीं है अब। और यहाँ पे हमारे पास mg sin ऑफ थीटा, ओके। अच्छा, इसके अलावा नॉर्मल रिएक्शन जो है ये ऐसे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन को भी रिजॉल्व कर लेंगे, ओके। अगर ये एंगल थीटा है, ये है 90 माइनस थीटा, ओके। ये वाला एंगल जो है 90 माइनस थीटा, तो ये भी एंगल बन गया थीटा। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ आएगा, नॉर्मल कॉस ऑफ थीटा। नॉर्मल रिएक्शन आगे की तरफ आएगा कितना, नॉर्मल साइन ऑफ थीटा। थोड़ा समझ लेना इसको, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेट जैसा लग रहा है बट है इजी, ठीक है। एक और बार बनाता हूं मैं, ये ऑब्जेक्ट है ऐसा, ओके। इसके ऊपर जो ऑब्वियस फोर्सेस है वो कौन से, एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ, ओके। इसका वेट लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इजी। ये वाली जो है ना ये प्लेन वाली लाइन, पहले ये बनाएंगे, थोड़ा सा आपको इससे अंडरस्टैंड हो जाएगा इजीली। ये है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन। ये फ्रिक्शन जो है वो कहां लग रहा है, फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में अलोंग द प्लेन, क्योंकि ये अगर जाएगा ऊपर तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अब हमारे पास क्या है, इस डायरेक्शन में लग रहा है हमारे पास वेट के दो कंपोनेंट्स निकालो ऐसे, ओके। या निकालोगे मत, रहने दो ऐसे। ये हमारे पास है वेट mg। अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है तो ध्यान से देखिएगा, ये जो फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट्स निकालेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अगर ये थीटा है, ये है 90 माइनस थीटा, तो ये भी बन गया थीटा। तो इस फ्रिक्शन का बनेगा एक f cos थीटा आगे,
एक बनेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो कौन सा है, यहां पे लिखता हूं मैं एफ साइन ऑफ थीटा। इजी। इसके बाद अब नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर, ऐसे ही है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को भी रिजॉल्व करेंगे, अगर ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा बन जाएगा। एक बनेगा नॉर्मल कॉस ऑफ थीटा, और आगे वाली डायरेक्शन में बनेगा क्या, नॉर्मल साइन ऑफ थीटा। तो ये बन जाएगी एफ। ऑलराइट, तो इस वाले को मिटा देंगे, इजी रखेंगे हम यहाँ पे एक सिंपल सी एफबीडी। ओके, तो हमने अभी इस वाले केस में क्या किया है, दो फोर्स है हमारे पास, एक है वेट और एक है क्या, एफ साइन थीटा। इस वाले डायरेक्शन में दो फोर्सेस है, एफ कॉस थीटा और एन साइन थीटा। ऊपर वाले डायरेक्शन में एन कॉस थीटा। हमने ऐसा किया कि हमने वेट को अभी रिजॉल्व रहने दिया, हमने खाली बात करी किसकी, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन को हमने रिजॉल्व कर दिया। ओके, तो पहला वाला केस देखेंगे कि हमारे पास है वर्टिकल, देखो ना तो ये ऊपर उछल रहा है ना नीचे जा रहा है, ये चल रहा है सीधा आगे। तो हम क्या करेंगे, इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे, इस वाले डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे, या सीधा लिखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन लिखेंगे सीधा, इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास ऊपर की तरफ है नीटा कॉस थीटा, इसके अपोजिट लग रहा है कौन सा, इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। हॉरिजॉन्टल के केस में हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन जाती है, हॉरिजॉन्टल के केस में दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है एफ कॉस ऑफ थीटा और लग रहा है नीटा साइन थीटा। इन दोनों की वजह से नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, दैट इज mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r के बराबर। सिंपल। बट हमें ये पता है क्या, जो ये फ्रिक्शन है ये है हमारे पास म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। ओके, जहां जहां फ्रिक्शन है वहां वहां पे ये वैल्यू डाल दो, उससे हमें क्या मिलेगा, नॉर्मल का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पहले इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, नॉर्मल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल साइन थीटा प्लस एम जी कॉस। दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें डालेंगे इट इज म्यू टाइम्स नॉर्मल कॉस थीटा एक प्लस नॉर्मल साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस में से आप क्या कर सकते हो, आप नॉर्मल का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ओके, कैसे, एक इक्वेशन का वैल्यू देखो, यहां पे भी हमारे पास नॉर्मल कॉस थीटा है, यहां पे भी नॉर्मल कॉस थीटा है, मगर म्यू टाइम्स, ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ नॉर्मल कॉस थीटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर सेकंड में डालेंगे, ये वैल्यू इधर डालेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, म्यू टाइम्स नॉर्मल कॉस थीटा के बदले में आएगा ये, दिस इज क्या, दिस इज म्यू एन साइन थीटा प्लस एम जी। ओके, प्लस आएगा किसके बराबर, एन साइन थीटा इक्वल टू किसके बराबर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। सिंपल। आपने यहाँ पे सिंपली फाइंड क्या करना है, नॉर्मल का वैल्यू। तो अगर आप इस म्यू से मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा म्यू स्क्वायर नॉर्मल साइन थीटा प्लस म्यू एम जी प्लस एन साइन थीटा बन गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। इन दोनों इक्वेशंस में नॉर्मल साइन थीटा कॉमन निकाल लो, ये बन गया म्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस बन गया म्यू एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। इजी। तो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो इसका वैल्यू, नॉर्मल का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, इन टर्म्स को उधर ले जाओ तो नॉर्मल साइन थीटा आ गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस म्यू एम जी, ओके, डिवाइडेड बाई क्या आएगा, म्यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन ऑफ थीटा। ओके, ये आएगा हमारे पास नॉर्मल का वैल्यू।
आप फाइंड कर सकते हो अगर आप करना चाहोगे तो। ओके, अगर आप नहीं करना चाहोगे तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट देखो हमारे पास दो इक्वेशंस है, यहाँ पे नॉर्मल को निकालो कॉमन, यहाँ पे भी नॉर्मल को निकालो कॉमन, इन दोनों को डिवाइड कर लो, आपको डायरेक्ट इक्वेशन मिल जाएगी किसकी, वेलोसिटी। तो ये नॉर्मल आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। सेकंड थिंग, अब इन्हीं दो इक्वेशन से हम वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वो कैसे करेंगे हम ध्यान से देखिएगा, दैट इज वेरी इजी। इसको सिंपल डिवाइड करना है, इसको मिटा देंगे, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट को मैं रिराइट करता हूं, मॉडिफाई करता हूं इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैं ये टर्म इधर लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये नीटा कॉस थीटा माइनस म्यू टाइम्स नीटा साइन थीटा इक्वल टू एम जी, विच इंप्लाइज नीटा बाहर निकालो, इट इज कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू एम जी। कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों में भी क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इन दोनों में भी नीटा निकालो बाहर, इट इज म्यू कॉस थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा इक्वल टू किसके बराबर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। ओके, डिवाइड इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, डिवाइड ऐसे करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3, इसको ये डिवाइड करेंगे तो नीटा नीटा कैंसल, पहले बचेगा म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल, यहां बचेगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, डिवाइड करेंगे एम जी से एम एन एम कैंसल, तो वी स्क्वायर का वैल्यू अगर आप देखोगे, वी स्क्वायर का वैल्यू आ गया, इट इज, पहले लिखेंगे ये वाली टर्म, इट इज साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और ये आर जी मल्टीप्लाई आएगा ऊपर जी इंटू, ये रूट हटाएंगे दोनों साइड। ओके, तो हमारे पास वेलोसिटी का वैल्यू यहां पे लिख देता हूं मैं, तो वेलोसिटी का वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, P will come out to be साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ऐसे याद रहेगा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इंटू जी, आर का पावर कितना है 1/2, दैट इज रूट। ओके, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे कोसाइन से, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसको करेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू टाइम्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, डिनोमिनेटर को भी करेंगे कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस म्यू टाइम्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू जी आर, पावर कितना है 1/, इससे क्या होगा, साइन बाय कॉस tan बन जाएगा, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया कितना, दिस इज tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा इंटू जी आर का रूट, दैट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन केस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। ओके, अगर आप देखोगे ये जो पहला वाला एक्सप्रेशन, देखो नॉर्मल रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन हमने अभी निकाला है, दैट इज नॉट नेसेसरी। ओके, कर सकते हो, आपकी मर्जी, नहीं कर सकते हो तो, क्योंकि उसके अलग अलग वैल्यूज आ सकते हैं, दैट इज नॉट नेसेसरी कि वही वाला जो मैंने निकाला। ओके, आप पहले इक्वेशन को दूसरे तरीके से मॉडिफाई करोगे, फाइनल रिजल्ट जो है वो सेम रहेगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन हमने अभी निकाला, जो अभी इनके सब लेवल रोड हमने देखा, ये दिस शुड बी अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर, तो हम देखते हैं कि क्या ये रिजल्ट उसके साथ बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर हम देखेंगे हमारे पास वेलोसिटी का वैल्यू आ गया, इट इज tan ऑफ थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा इंटू जी आर, पावर है 1/2, दैट इज रूट। अगर लेवल रोड है, अगर ये लेवल रोड है, लेवल रोड के लिए थीटा कितना होगा 0, तो tan ऑफ थीटा भी कितना आएगा 0। ये देखो, ये भी टर्म बन जाएगी 0, ये भी टर्म बन जाएगी 0, तो बचा खाली अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर।
तो दिस इज मोर जनरल रिजल्ट, ये वाला जो है इट इज मोर जनरल रिजल्ट देन द फर्स्ट वन। सिंपल। तो ये ही है बैंकिंग ऑफ रूट्स के कंडीशन।